हेलो एवरीवन। सो फाइनली हम लोग का सेमेस्टर 3 का जर्नी सफर खत्म हुआ और उम्मीद करते हैं आप सारे लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है ना। सो अभी देखो, एक कहावत है, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फ्यूचर। अब जो ऑलरेडी हो चुका है उसको डिस्कस करके वेस्ट ऑफ टाइम है। अब अगर जितने लोगों से बात करेंगे, किसी का अगर फीडबैक होगा पेपर अच्छा था खराब था, ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो सर मेरा ये खराब हुआ वो खराब हुआ, अब जो हम बोलेंगे जो हुआ जाने दो। ठीक है ना। क्योंकि सेमेस्टर 3 का एग्जाम जो है वो बहुत जल्दी हुआ है, हम लोग के पास उतना ज्यादा टाइम नहीं मिला। तब भी हम लोग बहुत मेहनत किए, सिलेबस को खत्म किए, रिवीजन किए और अपना 110% दिए। ठीक है ना। अब वो बात नहीं, आप मेरा बात समझने का कोशिश करो। तो आज से हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे सेमेस्टर 4 के लिए। सेमेस्टर 3 द एंड खत्म हुआ और हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और बहुत अच्छा मार्क्स भी आने वाला है। ठीक है। होप फॉर द बेस्ट, अच्छा होगा सबका। और अभी से हम लोग को तैयारी करना होगा सेमेस्टर 4 के लिए। सेमेस्टर 4 में सबसे पहले आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी में जानेंगे कि आपका क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ना होगा। सिलेबस बहुत लेंदी है, बहुत लंबा सिलेबस है और बहुत इंटरेस्टिंग है। नया नया चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा। क्योंकि अभी तक आप जो सेमेस्टर 1 2 3 किए ना, तो लगभग बहुत ऐसा चैप्टर था अकाउंटेंसी में। अगर सेमेस्टर 1 का अकाउंटेंसी का बारे में बात करेंगे तो बहुत ऐसा चैप्टर आप जो पढ़े वो कॉमन था, क्लास 11 12 में कॉमन था। जैसे अगर सेमेस्टर 1 का था फाइनल अकाउंट वगैरह, एनपीओ, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन एंड सो ऑन। अगर सेमेस्टर 1 में अगर हम लोग देखे होंगे अकाउंटेंसी कॉमन था। सेमेस्टर 2 में कॉस्टिंग, वेस्ट बंगाल से जो बिलोंग करते हैं उसका कॉस्टिंग था, बाकी आईएससी सीबीएसई का कॉस्टिंग होता नहीं है। तब भी आप लोग मैनेज किए, लगभग नया था। ठीक है ना। 3 में भी बहुत कुछ आपको नया मिलने को मतलब नया पढ़ने को मिला। लेकिन सेमेस्टर 4 में अभी जो आप अकाउंटिंग करिएगा, ये अकाउंटिंग आप कभी भी मतलब क्लास 11 12 में ये लेवल में आपको नहीं पढ़ाया जाता है। मतलब एक हायर लेवल में आप पढ़ रहे हो, इन डेप्थ होगा और बहुत कुछ आपको समझ के पढ़ना होगा। सिलेबस भी बहुत बड़ा है। तो हम यही बोल के स्टार्ट कर रहे हैं बाबू कि आपको कहीं भी पढ़ना होगा, आपको पहले दिन से पढ़ना होगा कि तो डे एंड में आपको बहुत ज्यादा इशू होने वाला है। और सबसे पहले बात, एक चीज और समझने की कोशिश करो, एग्जाम का कॉलेज बीकॉम जो आप कर रहे हो, बीकॉम का मतलब ही नहीं खाली एग्जाम पास करना। बीकॉम का ऑब्जेक्टिव नहीं होता एग्जाम पास करना। बहुत सारे लोगों से हम ये मिलते हैं, बहुत स्टूडेंट से, कि सर एग्जाम पास करना मेरा जिंदगी का मेन ऑब्जेक्टिव है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आप अपने जिंदगी का 4 साल इन्वेस्ट कर रहे हो, 4 साल बाद आप या खुद का बिजनेस करने का कोशिश करोगे या फिर आप कहीं जॉब करोगे, आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज कॉमर्स में क्या पढ़े हो वो तो आना चाहिए ना। जब आपके पास नॉलेज है तो पास क्या है ना, हम लोग ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट पढ़े थे ना, बाई प्रोडक्ट है, अपने आप पास हो जाइएगा। लेकिन पहले आपके पास थोड़ा सीख, मतलब वो कॉन्सेप्चुअल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अकाउंटेंसी क्या होता है, कैसे होता है, कॉर्पोरेट में या एक बिजनेस कैसे अपना अकाउंट्स मेंटेन करता है, ये सारा चीज। अगर आप आगे प्रोफेशनल एग्जाम का भी सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प होने वाला है कि अगर आप इन फ्यूचर सीए करो, सीएमए करो, सीएस करो, और अगर कोई भी अदर प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो, क्योंकि कॉमर्स में ये 3 कोर्स बहुत ज्यादा अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सीए, सीएमए, सीएस का जो भी अकाउंटिंग का सिलेबस है, ये सब कुछ आपको लगभग मेरे बोलने का मतलब है, ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप प्लानिंग करते हो तो आपके लिए कोई सब्जेक्ट नया नहीं रहेगा। बात मत करो, कोई चीज आपके लिए नया नहीं रहेगा। मतलब आप ऐसा लगेगा आप कहाँ कहीं ना कहीं हम पढ़े, आप एकदम ब्लैंक नहीं रहोगे, जीरो से स्टार्ट नहीं करोगे। तो आज सेमेस्टर का पहला दिन है, तो हम यही बोले कि आप लोग थोड़ा सा फोकस करिए, पढ़ के समझ के पढ़ो। ठीक है ना। अंधाधुन नहीं पढ़ो, पहले आप उसको पढ़ो, सब्जेक्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है। चलो, बहुत सारा बात कर लिए, अब हम लोग आते हैं काम की बात में। स्क्रीन पे देखो, आपका सेमेस्टर 4 का हम लोग पढ़ेंगे कि क्या 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 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो आज अकाउंट्स है, सबसे पहले हम लोग अकाउंट्स के बारे में जानते हैं कि अकाउंट्स में से सेमेस्टर 4 में ये बताइए हमको क्या पढ़ना है। तो आपको तो मालूम है कि 75 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है और 25 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है। ठीक है। तो बात करते हैं 75 मार्क्स के लिए जो आपको एग्जाम दोगे उसके लिए क्या क्या चैप्टर्स पढ़ना है। पहले टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, फिर अंदर पढ़ते हैं, उस चैप्टर के बारे में बताएंगे। चैप्टर का नाम है कंसाइनमेंट। ठीक है ना। कंसाइनमेंट आपको पढ़ना है। उसके बाद है ब्रांच अकाउंटिंग।
ठीक है, ये भी पढ़ना है। देखो, कंसाइनमेंट, ब्रांच अकाउंटिंग, ये सब आप कभी किए नहीं हो, फर्स्ट टाइम करने वाले हो। ठीक है। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट मेथड, डिपार्टमेंटल अकाउंट, ठीक है ना। पांचवा नंबर में इंश्योरेंस क्लेम, छठवां नंबर में पार्टनरशिप। समझ में? पार्टनरशिप में आपको क्या पढ़ना है? रिटायरमेंट कम एडमिशन, रिटायरमेंट कम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन। अब जो क्लास 12 में आईएससी से थे तो थोड़ा आप डिसोल्यूशन पढ़े होंगे, लेकिन वहां पे भी बेसिक पढ़ाया जाता है। अभी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इन डेप्थ है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम लोग टॉपिक वाइज बात करेंगे, तो टॉपिक वाइज हम लोग को 6 टॉपिक 6 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, ऐसे। तो आज से हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, चैप्टर का नाम होगा इंश्योरेंस क्लेम। हम लोग अपने आज से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका नाम होगा इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है। बात करते हैं कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट भी सब कुछ अच्छा चैप्टर है, तो अभी डिस्कशन जो होगा हम लोग का इंश्योरेंस क्लेम का। ठीक है। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए इंश्योरेंस क्लेम। चैप्टर का नाम लिख लो इंश्योरेंस क्लेम। चलो, हेडिंग डालो इंश्योरेंस क्लेम। चैप्टर का नाम क्या है? इंश्योरेंस क्लेम। व्हाट इज इंश्योरेंस क्लेम ऑल अबाउट? अच्छा, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में क्या होता है? फुल ऑफ रिस्क होता है। बिजनेस का जितना भी एक्टिविटीज होता है ना, डेली में आपको रिस्क लेना होता है। बिजनेस में क्या है बोलो तो? डेली बेसिस में आपको बहुत सारा एक्टिविटीज परफॉर्म करना पड़ता है, और जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो फुल्ली रिस्क रहता है, उसमें बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो बिजनेस को रिस्क इन्वॉल्व रहता है, तो हम लोग अपने रिस्क को ट्रांसफर करने के लिए, अपने बर्डन को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस मे बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज इन विच वन ऑफ देम इज कॉल्ड इंश्योरर एंड अनदर पार्टी इज कॉल्ड इंश्योर्ड। इंश्योरेंस में भी डिफाइन एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। एक इंश्योरेंस क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में। पहले को क्या बोला जाता है? द फर्स्ट पार्टी इज नोन एज, खाली सुनो, अभी सब लिखाएंगे बताएंगे, खाली अब मेरा बात सुनो। द फर्स्ट, हम क्या बोले? इंश्योरेंस में भी डिफाइन एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। एक इंश्योरेंस जो होता है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में। द फर्स्ट पार्टी इज नोन एज इंश्योरर, द सेकेंड पार्टी इज कॉल्ड इज नो द सेकेंड पार्टी इज कॉल्ड या इज नोन एज इंश्योर्ड। तो देखो यहाँ पे बेसिकली हम दो दो कैरेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। पहला क्या है भाई? ये कौन है? बोला। ये कैरेक्टर कौन है? इसका नाम है इंश्योरेंस कंपनी। इसका नाम क्या है? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को क्या बोला जाता है? इंश्योरर बोला जाता है। ये पॉलिसी बेचता है, ये पॉलिसी सेल करता है, किसको? कॉमन पब्लिक को। जो पब्लिक पॉलिसी परचेज करेगा, खरीदेगा, उसको बोला जाएगा इंश्योर्ड। क्या बोला जाएगा? इंश्योर्ड बोला जाएगा। हम लोग इंसानी लोग तो खरीदेंगे ना पॉलिसी। अच्छा, अब दूसरा इंसान कौन है? ये कौन है? बोलो कौन है? इसको बोला जाएगा इंश्योरर। क्या बोला जाएगा? तो दो बात बताएं, एक बताएं इंश्योरर,
और दूसरा बताएं इंश्योर्ड। ठीक है ना। और हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज इन विच वन ऑफ देम इज कॉल्ड इंश्योरर एंड अनदर पार्टी इज कॉल्ड इंश्योर्ड। ठीक है ना। इंश्योरर क्या करेगा बोलो तो, क्या करेगा बोलोगा, पॉलिसी सेल करेगा, बदले में जो इंश्योर्ड उसको क्या देना पड़ेगा, पॉलिसी प्राइस पे करना होगा ना। उसको हम लोग बोलते हैं, बोलिए क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। प्रीमियम हुआ। अब क्या होगा ना कि जब भी, मतलब अगर इंश्योर्ड पॉलिसी खरीदा इंश्योरर से, कंपनी से, तो अगर कोई भी लॉस होगा तो कौन कंपनसेट करेगा, मुआवजा कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगा। लेकिन वो लॉस ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड होना चाहिए। पॉलिसी पीरियड मतलब समझ में आया। पॉलिसी पीरियड का मतलब क्या होता है, एक साल का इंश्योरेंस लिए, एक साल के अंदर लॉस हुआ तो पैसा कौन देगा, एक साल के अंदर, मतलब आपने पॉलिसी खरीदा, लॉस हुआ ही नहीं, तो पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम और इसको डिटेल में बताएंगे, पहले थोड़ा सा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इन लोग के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो लिखेंगे आइन, क्या लिखे, जो बोले वही लिख दिए। इंश्योरेंस में भी डिफाइन एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज इन विच वन ऑफ देम इज कॉल्ड इंश्योरर एंड अनदर पार्टी इज कॉल्ड इंश्योर्ड। अब इंश्योर्ड किसको बोला जाता है, जो पर्सन पॉलिसी परचेज करता है। बात समझ में अगर हम लोग कॉमन पीपल है, बोलो, अगर हम लोग पॉलिसी परचेज करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, तो हम लोग को क्या बोला जाएगा, इंश्योर्ड बोला जाएगा। और इंश्योरर का मतलब होता है जो पर्सन अपना पॉलिसी सेल आउट करता है, बेचता है। तो यूजुअली बेचेगा कौन, कंपनी बेचेगा। अरे कंपनी तो नहीं बेचेगा, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी के बिहाफ में उसका रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव जमन जानते हो ना, उसका एजेंट क्या करेगा, पॉलिसी बेचवाएगा, एजेंट को कमीशन मिलेगा, बिजनेस ऐसे ही चलता है। बात समझ में है। तो हम लोग को इंश्योरेंस कंपनी के बारे में नहीं बात करना होगा, हम लोग को बात करेंगे हम लोग अपने बिजनेस के बारे में। बात समझ में आए। तो ये जो इंश्योर्ड है ये बेसिकली क्या है, एक बिजनेस रन करता है। क्या करता है, एक बिजनेस रन करता है। अगर ये एक बिजनेस रन करता है तो इनका नाम क्या होगा, बिजनेसमैन होंगे ये। अच्छा बोलो, ये इंश्योरेंस क्यों करवा रहे हैं, इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो एक तरह का पैसा दे रहे हैं, तो वेस्ट हो सकता है ना। क्या जरूरी है इंश्योरेंस करवाना, बोलो इंश्योरेंस करवाना जरूरी है, बोलो। इंश्योरेंस जो करवा रहे हैं ना, इंश्योरेंस से हम लोग का पीस ऑफ माइंड रहेगा, हम लोग का अपना दिल दिमाग एक तो सुकून रहेगा, शांति मिलेगा। नहीं तो एक तो रिक्स रहेगा, रात में अगर ये सोएगा तो रिक्स रहेगा, मान लो कोई बिजनेस में मेरा आग लग गया, बर्बाद हो गया, कुछ हो गया, तो मेरा जितना जमा पूंजी है वो तो सब तो खत्म हो जाएगा ना। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे इंश्योरेंस बहुत तरह का होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस होता है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में क्या है, सिर्फ जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में डिफरेंट क्या होता है बाबू, हम लोग अपना जिंदगी का जो इंश्योरेंस करवाएंगे उसको बोला जाता है लाइफ इंश्योरेंस। आप लोग बहुत कॉमन चीजों आप सुने होंगे, हम लोग का इंसान का जीवन का इंश्योरेंस होता है ना। आप अपने अपना इंश्योरेंस निकलवाओगे तो क्या होगा, लाइफ इंश्योरेंस। आप अपने मम्मी पापा का, अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करवाओगे, अपना बच्चा लोग का, तो सभी क्या होगा, लाइफ इंश्योरेंस में कवर अप होगा। लेकिन आप अगर अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करवाते हो, अपने गोडाउन का इंश्योरेंस करवाते हो, अपने कार का इंश्योरेंस करवाते हो, अपने फोन का इंश्योरेंस करवाते हो, मतलब अगर आप नॉन लिविंग थिंग का इंश्योरेंस करवाते हो, वो कवर अप होगा जनरल इंश्योरेंस में। बोलिए, लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में क्या अंतर है।
अगर आप नॉन लिविंग थिंग का इंश्योरेंस करवाइएगा तो किस में आएगा? जनरल इंश्योरेंस में। तो हम लोग के सिलेबस में लाइफ इंश्योरेंस पढ़ना है या जनरल इंश्योरेंस पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है जनरल इंश्योरेंस। अब आपको पता होना, लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड जनरल इंश्योरेंस इज अ इंश्योरेंस ऑफ इंडिमनिटी। क्या बोला? लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, लिखो बाबू दूसरे लाइन में, लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। 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 6 मरतबा बोला, अभी भी नहीं लिख पाए? भाईजान को बुलाओ, जल्दी हाथ चलाइए। उसके बाद लिखना, जनरल इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी। क्या मार्क करना? इंडिमनिटी। अब हाईलाइट कर देना, गारंटी और इंडिमनिटी को इसको समझते हैं। एग्जाम में सीयू में बोल देगा, डिफरेंस लिखिए। लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में आने का कम चांसेस है, लेकिन कुछ भी आ सकता है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस, ऐसे समसी आएगा, लेकिन आपको सुन लेना, समझ लेना है। अगर आपको समझे रहोगे तो लिखना आसान होगा। अच्छा, हम क्या बोले, किसको मार्क करना, अंडरलाइन किसको किसको करना है? गारंटी को, इंडिमनिटी को। अच्छा, गारंटी का मतलब क्या होता है? गारंटी का मतलब क्या होता है? अभी आपको लिखना नहीं है, अब एक हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, खाली सुनना है। अभी आपको ये चीज लिखना नहीं है, ठीक है? ये मिस्टर एक्स है, एग्जाम्पल के तौर से, ठीक है? ये एक पॉलिसी परचेज किए हैं, ठीक है? पॉलिसी परचेज किए हैं। ये क्या लिए हैं? लाइफ इंश्योरेंस ही लिए हैं। लाइफ इंश्योरेंस परचेज किए हैं, पॉलिसी लिए हैं। कितने साल का है? 5 साल का है। ऐसा लाइफ इंश्योरेंस लंबे समय का होता है, ठीक है ना? हम 10 साल का ले लेते हैं। 0 से लेके 10 साल तक पैसा देना होगा। किसको देना होगा? इसको देना होगा। बात समझ में आया? अब इसके घर में कौन है भाई? इसके घर में कौन है? ठीक है, इसकी वाइफ है, छोटा बच्चा है। अब ये बंदा क्या है? अपना लाइफ का इंश्योरेंस, अपना पॉलिसी खरीदा। किससे खरीदा होगा? जाहिर सा बात है, इंश्योरेंस कंपनी से खरीदा होगा। कितना साल तक पैसा देना है? 10 साल तक पैसा देना होगा। ये 10वां साल को मैच्योरिटी पीरियड पीरियड बोला जाता है। इस दिन ना आपका पैसा मैच्योर होगा। मतलब आपका पॉलिसी कितना है, आप बात कर लिए होगे। जैसे आप दोगे मंथली बेसिस में दोगे या क्वार्टरली बेसिस में दोगे। बोलने का मतलब होता है, जैसे आप ये मंथली बेसिस में दे रहा है, मंथली बेसिस में दे रहा है। कितना दे रहा है? रुपीस, समझ लो 5,000। कितना दे रहा है? 5,000। तो ये साल का कितना होगा बाबू? 5,000 इंटू 12 कर देंगे। कितना कर देंगे? 5,000 इंटू 12 कितना हो गया सर? 60,000। ये तो एक साल में हुआ। एक साल में हुआ ना? अरे मंथली 5,000, तो साल का 60,000। ये तो 1 ईयर का हुआ। 10 ईयर का कितना होगा? तो 60,000 को आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। कितना होगा? 6 लाख। तो ये जो बंदा है जिनका नाम है मिस्टर एक्स, ये पूरे जीवन में, जीवन काल में इंश्योरेंस कंपनी को कितना धनराशि देंगे? 6 लाख रुपया देंगे। कब तक देंगी? 10वां साल तक। 10 साल के बाद जैसे पूरा होगा तो इंश्योरेंस कंपनी इनको देगा ना, 6 लाख दिए हैं, 30 लाख रुपया देगा। कितना देगा? 30 लाख रुपया देगा। इधर देगा 30 लाख, 30 लाख। बात समझ में आया? फायदा है। अब 30 लाख किसको देगा? जिंदा हुआ तो इसको देगा। बोला भाई अगर आप जिंद सही सलामत बचे रहे तो 10 साल बाद आपको इतना पैसा हमको मंथली बेसिस में देना है। तो ये 5,000 रुपया जो मिस्टर एक्स है इंश्योरेंस कंपनी को देगा, इसको प्रीमियम बोला जाता है। ये कंपलसरी है देना, ठीक है ना? और 10 साल तक अगर पैसा दिया तो 10 साल के बाद इंश्योरेंस कंपनी मैच्योरिटी डेट में 30 लाख रुपया जो पॉलिसी होल्डर है उसको देंगे। मिस्टर एक्स ही पॉलिसी होल्डर है। यहां तक बात समझ में आया? मान लो जिंदगी और मौत किसी के हाथ में नहीं है, ये चल बसा बीबी का टेंशन में, तो अब पैसा किसको मिलेगा? इसकी नॉमिनी को। नॉमिनी कौन होगा? अरे भाई शादीशुदा है तो अपना वाइफ को ही तो नॉमिनी बनाएगा। बाहर को बनाएगा तो फिर झमेला। वाइफ बोलेगी मेरा डाउट अब कंफर्म हो गया। तो जो 10 साल है वो एक ही 2 साल में चल बसेगा। तो 110% इसकी नॉमिनी कौन होगी? वाइफ होगी। तो पैसा किसको मिलेगा बोलो? वाइफ को मिल जाएगा। टेंशन कौन लेगा लाइफ में?
वाइफ का टेंशन थोड़ी है। जाएगा कौन? मिस्टर एक्स जाएगा। अगर जल्दी चला गया तो पैसा किसको मिलेगा? वाइफ को। अगर सही सलामत में गया मतलब नहीं मरा, बात समझ में है, 10 साल तक जिंदा हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी किसके हाथ में पैसा देगा? मिस्टर एक्स में। इसी टर्म को बोला जाता है, इट इज अ लाइफ इंश्योरेंस इज अ इंश्योरेंस ऑफ गारंटी। गारंटी ऑफ गेटिंग द मनी। देयर इज अ गारंटी। समझ में आया? पैसा 110% मिलेगा। आप जिंदा हो तो आपके हाथ में मिलेगा, अगर आप नहीं रहे तो आपकी नॉमिनी को मिलेगा। नॉमिनी कौन होगी? आपकी वाइफ। शादी नहीं किया है तो माँ बाप। बोलो यहां तक कोई तकलीफ? अब ये सिलेबस में नहीं है। अब जो बता रहे वो सिलेबस में। जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में होता क्या है? इसको बोला जाता है इट इज अ इंश्योरेंस ऑफ इंडिमनिटी। मतलब हम अपना गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया। हम अपना क्या है, ये जो मिस्टर एक्स है ये क्या है, अपना अपना गाड़ी का इंश्योरेंस करवाए। गाड़ी बन जाओ, गाड़ी इंश्योरेंस करवाए, एकदम मस्ती में जाते हैं घूमते हैं। कौन? मिस्टर एक्स। कहाँ में बैठ के? इसी में बैठ के। देखो मिस्टर एक्स बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। इमेजिन करना है आपको। इमेजिनेशन पावर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। डायग्राम आप समझ पाए? गाड़ी कौन चला रहा है? तो मिस्टर एक्स को गाड़ी चला रहे हैं ना, तो इनको इंश्योरेंस लेना होगा। बात समझ में आया? और यूजुअली जो लाइफ इंश्योरेंस होता है ना बाबू, जनरल इंश्योरेंस होता है, वो 1 साल का होता है। 1 साल के बाद ना आपको पॉलिसी को रिन्यू करवाना होगा, वो खत्म हो जाएगा। मेरा बात आप समझे? अगर सर पॉलिसी नहीं है तो गाड़ी चलने नहीं देगा, पुलिस पकड़ेगा, फाइन मारेगा। बात समझ में आया? आपको करवाना ही होगा। यहां तक समझे? तो चाहे मान लेते हैं ये पॉलिसी खरीदे, ये 0 से 1 साल तक, इस दरमियान कोई हादसा होता है, तो किसको हादसा होता है? मिस्टर एक्स को या मिस्टर एक्स का गाड़ी को? गाड़ी को। गाड़ी का इंश्योरेंस हुआ, जनरल इंश्योरेंस है, तो मुआवजा कंपनसेशन कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगा। किसको देगा? मिस्टर एक्स को, गाड़ी का ओनर को। बात समझ में आया? तो बदले में मिस्टर एक्स को, पॉलिसी होल्डर को क्या देना होगा? प्रीमियम देना होगा। यहां तक बात समझ में आया? मान लो 1 साल के अंदर गाड़ी लॉस ही नहीं हुआ है, आइए 20,000 रुपया दे दिए। बात समझने की कोशिश करो। 1 साल के अंदर लॉस हुआ नहीं। 1 साल का कितना था? 20,000 रुपया। गाड़ी का दाम कितना है? 25 लाख रुपया। 25 लाख का गाड़ी है, मान लो चोरी हो गया, कुछ हो गया, क्योंकि एरिया मोहल्ला में इंसान कामयाब होता है तो उसका कामयाबी देखा नहीं जाता है। और कहीं कामयाब हो गए, आप अच्छा खा रहे हो, पी रहे हो, यही तकलीफ दूसरा इंसान को ज्यादा होगा। आप अच्छा कैसे खा रहे हो? आप अच्छा कैसे पी रहे हो? मतलब खाना पीना, वो पीने का बात नहीं बोल रहे हम। बात समझे? अच्छा खाना पीना। और अगर आप गलती से अच्छा जगह रह रहे हो, घर ले लिए हो, आपका सक्सेस दूसरा इंसान नहीं देखेगा। तो इंसान क्या करेगा? जबरदस्ती गाड़ी का सीट फाड़ देगा, चोरी कराने का हिसाब में रहेगा। बात समझ में आया? तो मान लो अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हो, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हो, तो ये कितना साल का रहेगा? 1 ही साल का रहेगा। 1 साल के अंदर कोई भी हादसा हो जाता है, जिस पर्पज से आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे हो, मतलब वो आपका क्लॉज कवर अप होगा। आग लगा गाड़ी में, चोरी हुआ, अर्थक्वेक हुआ, गाड़ी कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया, तो सारा मुआवजा कौन देगा? कंपनसेशन कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगा। हम बोल लेते हैं कि मान लो मिस्टर एक्स बेचारा इंश्योरेंस कंपनी को 20,000 रुपया दिया और कोई लॉस हुआ नहीं 1 साल भर में, तो ये 20,000 क्या हुआ? मिस्टर एक्स गया, अब ये वापस नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी वापस पैसा नहीं देगा। मिस्टर एक्स 1 साल के बाद इंश्योरेंस कंपनी को जाके ये नहीं बोलेगा, आप तो मेरा 20,000 रुपया ले लिए हैं और हमको कंपनसेशन मुआवजा दिए नहीं। मुआवजा देने के लिए तो गाड़ी एक्सीडेंट होना चाहिए ना। तो कोई इंसान जबरदस्ती का अपना एक्सीडेंट करवा देगा? नहीं भाई। एक्सीडेंट नहीं हुआ तब तो और अच्छा बात है। जैसे हम लोग इंडियन का माइंडसेट होता है ना कि 5,000 का ब्लड टेस्ट हुआ, कुछ नहीं निकला तो अफसोस होता है। समझ में आया? मान लो कोई 25,000 का महंगा टेस्ट हुआ और कुछ नहीं निकला, तो 25,000 गया। मतलब हम लोग हेल्दी हैं, हम लोग बहुत अच्छे हैं। इस बात का गम, इस बात का खुशी नहीं है, गम इस बात का है कि 25,000 चला गया और हमको कोई बीमारी नहीं है। मतलब अगर हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि कोई भी पैसा जा रहा है, अगर ब्लड टेस्ट करवाएं तो उसमें कोई बीमारी आना चाहिए, तभी तो मेरा वो चीज मतलब अच्छा होगा। नहीं तो वो तो वेस्ट हो चुका है। ऐसा कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है।
ठीक है। तो अगर 20,000 रुपया दे के कोई इंश्योरेंस करवाया, नहीं आग मतलब मान लो चोरी नहीं हुआ, कोई डैमेज नहीं हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं दिया। अच्छा, आप बिंदास गाड़ी तो चलाएं, पार्किंग में खड़ा होके बिंदास घूमे, तो ये तो टेंशन नहीं है कि भाई चोरी हो जाएगा तो क्या होगा। चोरी हो जाएगा नया मिलेगा, इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी हमको मुआवजा देगा, कंपनसेशन देगा। हम तो इंश्योरेंस करवाए, हम तो प्रीमियम भरे हैं, इस बात का तो टेंशन नहीं रहेगा कि भाई हमको पैसा कौन देगा। मेरा बात समझ, एक तो पीस ऑफ माइंड तो है, रात में आप सोइएगा, खाना पीना खा के अच्छा से नींद आएगा। नहीं तो टेंशन है, 25 लाख का गाड़ी नीचे खड़ा है, अगर इंश्योरेंस नहीं है, मान लो लॉस हो जाता है, तो आप तो पूरा पैसा आपको, कोई कोई तो आपको हेल्प नहीं करेगा। मान लो आपका इंश्योरेंस कंपनी से आपने क्लेम नहीं लिया है, पॉलिसी परचेज नहीं किया है, और कोई लॉस हो जाता है, तो कोई इंसान तो आपको मुआवजा नहीं देगा, आपको खुद ही मैनेज करना होगा। तो पॉलिसी करवाना, आप बोलो अच्छा बात है या खराब बात है? अच्छा ही है भाई, मेरा बाइक है, चोरी हो गया, हम घर पे हैं, तो हमको क्या मिलेगा? सिंपल है, इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे, उन लोगों का कुछ प्रोसेस होगा, वो फॉलो करेंगे, हमको पैसा मिलेगा या गाड़ी मिलेगा। अच्छा ही बात है ना। चलो, तो हम लोग के सिलेबस में कौन सा टॉपिक पढ़ना है हम लोग को? अब बोलो, जनरल इंश्योरेंस को क्या बोला जाता है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी, का मतलब होता है इफ एनी लॉस अकर ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड देन ओनली द इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट, अदरवाइज इट विल नॉट। मतलब ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड इफ एनी लॉस अकर्ड, अगर कोई भी लॉस होता है, देन ओनली द इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट टू द पॉलिसी होल्डर। हु इज द पॉलिसी होल्डर हियर? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स विल बी गेटिंग सम अमाउंट ऑफ मनी जब 110% लॉस होगा ना। मान लो एक्सीडेंट हुआ, तभी तो मुआवजा मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। हम बोलेंगे एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, तो लॉस, तब मुआवजा नहीं मिलेगा, कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा हो गया तो बोलो, आज ये एक्सपायरी हुआ, 1 साल आज खत्म हुआ, आज 1 साल खत्म है, और कल एक्सीडेंट हो चुका, कितना खराब लगेगा सोचो। मतलब समझ रहे हो हम क्या बोले? 1 साल का पॉलिसी था, यहां से यहां तक कुछ नहीं हुआ, बिंदास। आज रात में 12 बजे पॉलिसी का समय सीमा खत्म हुआ, और कल सुबह जाके एक्सीडेंट हो गया, तो मिस्टर एक्स को क्या क्लेम मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा बोलो? भाई एक्सपायर हो गया, एक्सपायर हो गया, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पॉलिसी पीरियड के अंदर होता तो मिल जाता। ठीक है। तो हम लोग जब इंश्योरेंस करवाते हैं, तो ये मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है। याद करो, हम लोग बचपन में फाइनल अकाउंट पढ़े थे, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो जनरल एंट्री होता था इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। हम लोग जब अपना पीएनएल अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो वहां हम डेबिट में लिखते थे, है कि नहीं? इंश्योरेंस हम लोग लिखते आए हैं, हम लोग जितना भी अकाउंटिंग किए हैं, तो जितना भी मेरा खर्चा होता था नॉमिनल अकाउंट, उसको हम लोग पीएनएल में लिखते थे। पीएनएल में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मेरे लिए खर्चा है। समझ में आया? अब अगर लॉस हुआ, उसका हमको मुआवजा मिलेगा, मुआवजा मिलेगा ना। तो हमको कितना पैसा क्लेम करना है, हमको यही चीज यहाँ पे सीखना है। हमको कितना पैसा क्लेम करना है, इंश्योरेंस कंपनी को तो क्लेम करेंगे ना। हम क्या क्लेम करेंगे? हम, मिस्टर एक्स, क्लेम कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी हमको इतना पैसा दो। समझ में? तो वो क्लेम करने के लिए हमको कैलकुलेशन सीखना होगा। बात समझ में आया? चलो, कुछ समझ पा रहे हैं या सर के ऊपर से जा रहा है बाबू? सब समझ पा रहे हो? आप सब समझ पा रहे हो? चलिए, थैंक यू सो मच कंफर्मेशन करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि आप सब समझ पा रहे हो। ये कौन है? कौन है ये मिस्टर एक्स है। ये इनका बिजनेस है। ये इनका क्या है भाई? बिजनेस है। बिजनेस में क्या स्टॉक है? ये क्या है? गोल गोल, इस टाइप दूर से लग रहा है गोल गोल, लेकिन बहुत बड़ा स्टॉक है। ये क्या है इनका बिजनेस में? स्टॉक है। स्टॉक को, स्टॉक मतलब फिनिश गुड्स। स्टॉक का मतलब, ये फिनिश गुड्स बनाने में क्या क्या लगा होगा? अभी हम लोग प्रोसेस पढ़ के आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त हम लोग को मालूम है कॉस्टिंग। एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए? मटेरियल रहा होगा। रॉ मटेरियल को क्या किए होंगे? प्रोसेस किए होंगे। क्या किए होंगे? प्रोसेस किए होंगे। क्या बना होगा? एफजी, फिनिश गुड्स। अब ये फिनिश गुड्स बन के रेडी है, कल ये डिस्पैच होगा सुबह। समझ में? सुबह में ये डिस्पैच होगा मार्केट में। मिस्टर एक्स बहुत खुश है, चल माल बन के रेडी हुआ है, सुबह डिस्पैच होगा, गाड़ी लगेगा, अब हम अपना डेटर से पैसा आराम से ले पाएंगे, है कि नहीं?
मटेरियल, अच्छा प्रोसेस करने में खाली मटेरियल ही लगा होगा, लेबर ओवरहेड कौन बोलेगा? क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में क्या लगा होगा बोलो? मटेरियल तो लगा है, साथ साथ क्या लगा होगा? प्लस लेबर भी लगा होगा और ओवरहेड भी लगा होगा। ठीक है ना? ये तो खर्चा हुआ, जो रात दिन इतना मेहनत किए, 2 रुपया प्रॉफिट नहीं कमाएंगे? वो भी तो एक्सपेक्टेशन है ना मेरा। तो बन के ये माल रेडी है, गोडाउन में रखा हुआ है। देख रही हो पूरा गोडाउन भरा हुआ है स्टॉक से। इमेजिन कर पा रही हो हम क्या बोला? साथ साथ आपको अपना इमेजिनेशन पावर भी स्ट्रांग करना है, क्योंकि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। जो हम बोल रहे हैं वो चीज आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करो, हम क्या बताना चाह रहे हैं। पूरे गोडाउन में क्या है? स्टॉक भरा हुआ है। मिस्टर एक्स का सुबह डिस्पैच होगा इसके गोडाउन से, समझ में, मार्केट में जाएगा। रात में ही आग लग गया। ये बेचारा सुबह हुआ ही नहीं। आज जो आग लगाया है मेरे सामने बैठा हुआ है। ये तो गोडाउन है उसका। जॉब नहीं दिया मालूम है? जॉब मांगने आया था, बोला जॉब नहीं देंगे। लास्ट टाइम में क्या किया बंदा का? बीड़ी पीने का आदत है, फीका, एक पंच दो काज। समझ में आया? ठीक, बीड़ी पी के फेंका, गोडाउन मालूम है पूरा एकदम जल गया। क्या है इंसान से बाबू, इंसान का ताल्लुकात अच्छा होना चाहिए, आप ऐसा क्यों किए थे उसको? जवाब दो। अच्छा कोई तुमको जॉब नहीं दे देगा, तुम उसका क्या भाई? वो तुम्हारा कर्जा खाया भाई, तुम उसका क्या दुकान गोडाउन वोडाउन सब बर्बाद कर दोगे? कोई तुमको बहकाया था? होशो हवास में ये कदम उठाए हो? नहीं बोल रहा मालूम है? क्या हुआ था बोलो? देखो वो हंस क्यों रहा बोलो तो? इंश्योरेंस है ना। नहीं तो भी उसका चेहरा में 12 बजा रहता। वो हंस क्यों रहा बोलो? रीजन बोलो। इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस है। एक एक पाई वो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेगा भाई। एक एक पाई, हाँ थोड़ा मेंटली हरेसमेंट होगा, लेकिन एक एक पाई, एक एक पैसा वो ना इंश्योरेंस कंपनी से निकलवाएगा, क्योंकि तो इंश्योरेंस करवाया है। अब वो नहीं लगाया, अब वो क्या करेगा? क्लेम करेगा, इंश्योरेंस कंपनी को बोलेगा भाई पैसा दो। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना होगा। मेरा बात आप समझ में आया? ठीक है, आपस का मामला है, लेकिन अब से ऐसा मत करना। अब स्टॉक सुबह डिस्पैच होता। अब इसको क्या करना होगा, मिस्टर एक्स को ना हिसाब किताब बताना होगा इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है? क्या जला? स्टॉक जला। अब याद कर लो, फाइनल अकाउंट में स्टॉक कहाँ रहता है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ रहता है? सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ क्या बनाना होगा? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। ठीक है ना? मेरा बात आप समझ में? सबसे पहले क्या बनाना होगा? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। अच्छा हम बोले हमको ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाना होगा? सर ये जानने के लिए कितना स्टॉक मेरा जला है, कितना स्टॉक बर्बाद हुआ है। स्टॉक कितना बर्बाद हुआ, तो हमको चार चीज का मदद चाहिए हमको। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक रहा तो बहुत अच्छा बात है, नहीं रहा तो कोई बात नहीं। अहम भूमिका अहम भूमिका का रोल है इसका परचेज का, मतलब परचेज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद सेल्स। अच्छा तीन पता है, क्लोजिंग स्टॉक का मोहताज नहीं, अगर हमको कोई तीन चीज बता देगा ना, हम क्लोजिंग स्टॉक अपने आप निकाल लेंगे। बात करो तो बोलो सर ऑनलाइन क्लास है। ठीक है? ये तीन चीज अगर हमको कोई बता देना, हम क्लोजिंग स्टॉक आराम से निकाल लेंगे। बात समझ पा रहे हो ना? तीन चीज उठा लो। नहीं उठाएगा। ये तीन चीज अगर हमको कोई बता दे तो हम लोग अपना आराम से क्लोजिंग स्टॉक निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे क्लोजिंग स्टॉक। बचपन में आप पढ़े थे ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे होता है। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे होता है? इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट होता है। इधर हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, कुछ भी एक्स अमाउंट है। इधर हम लोग का परचेज होता है। ठीक है? इधर हम लोग का क्या होता है? सेल्स होता है। इधर हम लोग का कुछ सेल्स होगा। ठीक है? हमको आपको जीपी भी बता दिया, ग्रॉस प्रॉफिट भी बता दिया। अब एक काम करो, इस तीनों को ऐड करो, इसको माइनस करो, क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता चलेगा? मेरा बात आप समझ में आया? क्लोजिंग स्टॉक हमको पता चलेगा। तो सिंपल क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कितना पता चला, ये हम निकाल लिए एग्जाम में, पेपर में। अभी हमको यही निकालना होगा, क्लोजिंग स्टॉक निकालना होगा। अब इसी क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग बोलेंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। क्या बोलेंगे जल्दी बोलिए? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। हम बोलेंगे बताओ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? बोले फटाफट आप हमको बता दीजिए ओपनिंग स्टॉक। अच्छा ओपनिंग स्टॉक नहीं भी रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमको परचेज एंड सेल बता दीजिए और साथ साथ ग्रॉस प्रॉफिट बता दीजिए। मेरा बात आप समझ पा रहे हो ना? हम अगर बोलेंगे बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना माल जला, कितना माल बर्बाद हुआ, तो आप बोलिएगा सर आप हमको दो तीन चीज बता दीजिए, परचेज कितना है,
सेल कितना है, ये दो चीज बता दीजिए। अगर कोई ओपनिंग स्टॉक है तो वो बता दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा, जरूरी क्या है ओपनिंग स्टॉक होगा? जरूरी है क्या? रात का सालन से सुबह नाश्ता करोगे? बचने के ऊपर है। बचेगा तब करोगे, नहीं बचेगा नहीं करोगे। तो आज का क्लोजिंग स्टॉक कल का तो ओपनिंग स्टॉक होगा। मान लो आइटम बहुत जबरदस्त बना हुआ है, रात में ही साफ हो जाएगा, सुबह तक नौबती नहीं आएगा। रात में अगर जल्दी खा लिया, रात में भूख लगा तो वो भी खत्म हुआ। आज का क्लोजिंग स्टॉक कल का ओपनिंग स्टॉक कब बनेगा, कब होगा बाबू, कौन से सिचुएशन में? सर आज बचना तो चाहिए। आज का क्लोजिंग स्टॉक कल ओपनिंग स्टॉक तभी बोलेंगे, आज माल बचेगा तभी तो क्या बिकेगा, या फेंक दे इस सामान को। आज का क्लोजिंग स्टॉक कल का ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के लेके झमेला नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में डेटा दिया है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। आपको क्या चाहिए? परचेज एंड सेल चाहिए और ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। तो हम बोलेंगे भाई मेरा कितना आग लगा, मतलब आग लगने पे कितना स्टॉक बर्बाद हुआ, तो कितना होगा बोलो, कितना होगा बोलिए। यही तो कैसे निकालेंगे, तीनों को ऐड किए, सेल्स को माइनस कर दिए। मेरा बात आप समझ पा रहे हो ना? अच्छा, ये अभी बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर। ये ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कैसे निकाले होंगे? ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कैसे निकाले होंगे? हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाले होंगे? ग्रॉस प्रॉफिट ऑलवेज सेल्स के ऊपर निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या निकालते हैं? सेल्स के ऊपर निकालते हैं। अभी कौन साल चल रहा है? 26। ठीक है, इससे पहले क्या था? 25। 25 मतलब 2025, जनवरी टू दिसंबर। जनवरी टू दिसंबर हम लोग यहाँ पे परचेज एंड सेल किए थे। अरे अगर बिजनेस करे, हर साल के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा ना। जितना भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है साल के आखिर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? जस्ट टू नो द प्रॉफिट, मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉफिट हुआ और बिजनेस का क्या पोजीशन है। अगर हम एक बिजनेस है तो हम क्या जानना चाहेंगे बोलो? मेरा प्रॉफिट कितना हुआ और फाइनेंशियल पोजीशन क्या, असेट्स और लाइबिलिटी का क्या पोजीशन है, हम यही तो जानने का कोशिश करेंगे। तो हर साल हम बनाए होंगे। मान लो इस साल भी किए होंगे। हम सिर्फ इस साल आपको परचेज एंड सेल का डेटा बता दे रहे हैं। परचेज एंड सेल है, मेरा परचेज है मान लो 1 लाख, और सेल से हम लोग का 5 लाख। अब जीपी परसेंटेज बोल पाओगे? हाँ सर बोल पाएंगे आराम से। सर जीपी परसेंटेज आएगा। जीपी परसेंटेज कैसे आता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इनटू 100। बोलिए एक बार फॉर्मूला। जीपी परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल इनटू 100। सर ये नेट सेल क्या है बाबू? क्वेश्चन में अगर सेल्स रिटर्न होगा ना तो सेल से सेल्स रिटर्न माइनस कर दीजिएगा, जो अमाउंट आएगा उसको नेट सेल बोला जाता है। अगर कोई सेल्स के साथ एडजस्टमेंट है ना तो उसको आपको माइनस कर देना होगा। प्लस माइनस करने के बाद कोई भी जो भी फाइनल फिगर बचता है ना उसको नेट सेल बोलते हैं। मेरा बात आप समझ में आया? और भी सेल्स के साथ फाइनल अकाउंट ही है एक तरह का, बहुत सारा एडजस्टमेंट होता है सेल्स के साथ। समझ में आया? कोई भी एडजस्टमेंट होगा उसको माइनस करने के बाद ये चीज करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल इनटू 100। क्या आ गया? जीपी परसेंटेज आ गया। आपको सबको आना चाहिए जीपी परसेंटेज। बोलो जीपी परसेंटेज का फॉर्मूला। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। हमको जीपी परसेंटेज पता चल गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे? 2026। समझ में आया? जनवरी में मेरा बुक एंड हुआ। अब हम बुक एंड कब खत्म करेंगे? क्योंकि 25 का प्रॉफिट तो हमको मालूम है, 26 का प्रॉफिट कब निकालेंगे? याद कर लो, प्रॉफिट हम लोग साल के आखिर में निकालते हैं। हम लोग प्रॉफिट साल के आखिर में निकालते हैं। तो प्रॉफिट 25 का प्रॉफिट कब निकाले होंगे? 31 दिसंबर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे तभी तो साल का प्रॉफिट पता चलेगा। क्लियर है यहां तक? तो हम लोग 25 26 का भी कब बनाएंगे बोलो? साल के आखिर में। लेकिन ना उस यहाँ आग लग गया। ये क्या है हम लोग का? ये कौन सा डेट है? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल। अप्रैल फुल नहीं बनाया बाबू, सच में आग लगा है। 1 अप्रैल में आग लगा, 2026 में। अब बताओ हमारे पास पूरा डेटा है? नहीं है। तो हम लोग पिछला साल कितना कमाए थे? मान लो यहाँ पे कितना कमाए थे, निकालो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेल है मेरा 5 लाख, परचेज है मेरा 4 लाख, इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो चुका है? नहीं नहीं, ये 4 लाख है बाबू, हम 1 लाख लिख दिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1 लाख। 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, इंटू इंटू 100। कितना है? 20%। और हम लोग मान रहे जो हम लोग का जीपी है यूनिफॉर्म है।
मतलब सेम जैसा रहेगा ईच एंड एवरी ईयर। अभी तक हम लोग 20% कमा रहे। जब तक क्वेश्चन में कुछ बोलेगा नहीं कि कम कमाएंगे ज्यादा कमाएंगे, हम लोग ऑलवेज क्या मानेंगे कि हमेशा 20% हम कमाते हैं। मतलब 100 रुपया का सामान बेचते हैं तो 20 रुपया मेरा इनकम होता है, 80 रुपया मेरा खर्चा होता है। इसको आप डिटेल में बोलो, ब्रेकअप करके बोलो। व्हाट इज 20%? बोलेंगे सर अगर हम 100 रुपया का सामान बेचते हैं ना, तो उसमें 80% कॉस्ट रहता है, 20% मेरा प्रॉफिट रहता है। तो अगर हम 100 रुपया का सामान बेचते हैं तो 80 रुपया खर्चा है, 20 रुपया मेरा प्रॉफिट है। तो यही प्रॉफिट तो हम 25 का 26 में भी कमाएंगे, 20% कमाएंगे। कितना कमाएंगे? 20। जीपी 20% कमाएंगे। मेरा बात आप समझ में आया? जब हम एक साल का डेटा को मतलब ना कंपेयर करके जब हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, उसको बोला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। उसको क्या बोला जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? ट्रेडिंग अकाउंट बना के निकलता है। जब हम लोग पार्ट ऑफ द ईयर का आग कब लगा बोलो? 1 अप्रैल। तो हम लोग को 1 अप्रैल से ले जनवरी से लेकर 1 अप्रैल तक का ये पता लगाना होगा कि जिस दिन आग लगा उस दिन मेरा क्लोजिंग स्टॉक है कितना। तो हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट अभी भी बनाना होगा, लेकिन ये ट्रेडिंग अकाउंट को मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोला जाएगा। हम बोलेंगे व्हाट इज मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट? बोलेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इट इज बेसिकली अ ट्रेडिंग अकाउंट। जब हम लोग पूरा पार्ट ऑफ द ईयर के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो वो ही ट्रेडिंग अकाउंट होता है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट एक रफ कैलकुलेशन है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? एक रफ कैलकुलेशन है। एक डेटा को जानने के लिए हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। जब हम लोग पार्ट ऑफ द ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, पार्ट ऑफ द ईयर का मतलब 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, इट विल बी नोन एज मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो अब यहाँ दो ट्रेडिंग अकाउंट आया। What is trading account? Why do we prepare trading account? Sir, the objective or the motto of preparing trading account is just to ascertain the gross profit percentage. हम एक बिजनेस है, हम कितना परसेंट कमाते हैं सेल पे? 10%, 20%, 25%, 30%? हाउ वुड आई नो? आई विल नो दिस थिंग बाय द वे ऑफ मेकिंग ट्रेडिंग अकाउंट। मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा और उससे हम जीपी परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। इसी जीपी परसेंटेज को हम नेक्स्ट ईयर इंप्लीमेंट करेंगे। बात समझ में आया? अभी आपको बताना होगा जनवरी से लेके 1 अप्रैल में तो आग लगा। इसका मतलब 1 अप्रैल से एक दिन पहले बोलो तो आपको बताना होगा 1 जनवरी से लेके टू 31 मार्च कितना आपका परचेज था, कितना आपका सेल्स था। हम आराम से बोल देंगे, है कि नहीं? हम बोलेंगे मेरा परचेज था 8 लाख, ठीक है ना? और सेल्स था मेरा कितना? 40 लाख। कितना था बाबू? बोलिए कितना था हम लोग का? 40 लाख। या बहुत ज्यादा होगा, हम थोड़ा कम कर लेते हैं। परचेज है मेरा 8 लाख और हम इसको 30 लाख बोल देते हैं, ठीक है? ठीक है। अगर हम बोलेंगे परचेज है मेरा 8 लाख और सेल्स है मेरा 30 लाख, तो जीपी बताओ, ये बता दो। क्लोजिंग स्टॉक हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हम लोग बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। चलो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। सबसे पहले यहाँ पे डेबिट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इट जस्ट लाइक अ ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। क्या क्वेश्चन में कोई ओपनिंग स्टॉक दिया है? नहीं दिया है तो डैश। क्या? टू परचेजेस। हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कब तक बनाएंगे? जब से साल स्टार्ट हुआ आग लगने से एक दिन पहले तक। बोलो, आग लगने से एक दिन पहले तक। आग कब लगा? और एक दिन पहले बोलो, 31 मार्च तक हम लोग को मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। और फिर हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का? सर, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर को निकालने के लिए, ठीक है? परचेज क्या क्वेश्चन बताया हमको? हाँ बता दिया, 8 लाख। सेल्स बताया हमको? हाँ सेल्स बता दिया, कितना है? सर सेल्स हम लोग का 30 लाख है, ठीक है सर। क्या करेंगे? टू जीपी लिखेंगे। सेल्स कितना है हम लोग का? 30 लाख का कितना परसेंट? 20%। कितना आया? 6 लाख आया। कितना आया? 6 लाख आया। इसको ऐड करो, कितना आ रहा है? इधर कितना आ रहा है? इधर आ रहा है हम लोग का, इधर 8 से 14,
रुक जाओ, एक डेटा और है, वेजेस भी है। ठीक है, वेजेस भी हम लिख दे रहे हैं। 8 लाख। 25 लाख। 8 लाख। 6 लाख। 30 लाख। ठीक है, वेजेस कितना है हम लोग? 25 लाख। तो यहाँ पे लिख दिए हैं वेजेस 25 लाख। तो आप इसको ऐड कर लो। 39 आ चुका है। 39 लाख हो चुका है। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा? बाई क्लोजिंग स्टॉक। बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना? 9 लाख। तो आप बोलो, जिस दिन आग लगा मेरे पास स्टॉक कितना था गोडाउन में? 9 लाख। हम इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे हमको क्लेम दो, कितना पे क्लेम दो बोलो? 9 लाख के पे दो। हम तो मांगेंगे ना भाई, हमको इतना क्लेम चाहिए, तो कितना पे मांगेंगे? तो जिस दिन आग लगा उस दिन मेरे गोडाउन में कितना है स्टॉक? तो अभी आपको दो तीन बात आपको याद रखना होगा। समझ में आया? वेन एवर द ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इज नॉट गिवन, वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। जब भी क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया रहेगा, हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा जिस साल आग लगा उससे 1 साल पहले का। हम क्या बोला? जब भी क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया रहेगा, हम लोग को बनाना होगा क्या? ट्रेडिंग अकाउंट। कब का बनाना होगा? जिस साल आग लगा उससे 1 साल पहले। क्यों बनाना होगा? जस्ट टू असरटेन, जस्ट टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, निकाल लिए। अब उसी ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज को हमको नेक्स्ट ईयर इंप्लीमेंट करना होगा। बात समझ में आया? क्लियर है? हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कब बनाएंगे? तो बोलिएगा सर, जिस साल आग लगता है ना उसी साल हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। समझ में आया? मान लो आग आज के डेट में लगा, एक दिन पहले तक हम लोग बनाएंगे। समझ में आया? अगर 16 मान लो आज कितना तारीख है? 8 है। 8 तारीख को आग लगा तो कब तक बनाएंगे? 7 तारीख तक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। जब भी आग लगेगा उससे एक दिन पहले तक हम लोग को बनाना होगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, आग लगेगा, अभी मेरा एक सवाल है, अभी लिखना बंद, सुनो सुनो 2 मिनट सुनो, हम लिखने का टाइम देंगे। आग लगेगा तो बैठ के हम लोग क्या ताली बजाएंगे, सेल्फी लेंगे, क्या करेंगे बोलो? आग लगेगा क्या करेंगे? आग को बुझाएंगे। एक फैक्ट्री में आग लगेगा तो हम लोग, मालिक क्या करेगा बैठ के? बोलेगा मालिक हर वो चीज, हर वो रास्ता अपनाएगा आग को बुझाया जा सके, और जो स्टॉक है ना बाबू, स्टॉक को ज्यादा से ज्यादा निकाला जा सके। मतलब समझो कोई बिल्डिंग वगैरह में आग लग जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? आदमी को निकालते हैं। कितना आदमी को? सर जितना निकाल पाए। मेरा बात अब समझो, हम बोलेंगे ये कोई सवाल है कितना आदमी को निकालेंगे? एक बिल्डिंग में 100 आदमी, आग लगा, हम क्या करेंगे? कोशिश तो टारगेट यही रहेगा 100 इंसान को बाहर निकाले। लेकिन जो भारी वजन वाला इंसान है, पहले उसको नहीं निकालेंगे, पहले हल्का इंसान को निकालेंगे, बच्चा को निकालेंगे, बूढ़ा को निकालेंगे, सबको निकालने का कोशिश करेंगे। एक एक करके हम लोग को निकालने का कोशिश करेंगे। बात समझ पा रहे हो ना? कब तक निकालेंगे एक एक करके? जब तक 100 इंसान निकल ना जाए। लेकिन आग बढ़ गया, आग बहुत ज्यादा बढ़ गया, और जो जो चचा है ना वो अंदर रूम में सो के हैं, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते भाई। चचा को हम बोलेंगे अलविदा, फिर मिलेंगे चलते चलते। समझ में आया? अभी तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि अब अगर हम चचा को बुलाने जाएंगे, और कान में मशीन भी है तो सुन भी नहीं रहे। ठीक है ना? अगर हम उनको लाने जाएंगे, हो सकते हैं हम बचे नहीं, चचा के साथ हम भी निकल ले फुर्सत में। ऐसा नहीं हो सकता है ना भाई, हम तो कोशिश करेंगे सारे इंसान को निकाल ले। तो अगर अब यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कहाँ पे? गोडाउन में। मिस्टर एक्स देखो एकदम मुस्कुरा रहा है। मिस्टर एक्स है, अगर आग लग गया तो क्या होगा बोलो? छोटा छोटा जितना भी लेबर है, आदमी है, क्या करेगा बोलो? पहले पानी डालेगा आग में। ठीक है ना? बालू होगा, बालू डालेंगे। और भी कोई चीज होगा, ऑप्शन होगा, ये स्टॉक को निकालने का कोशिश करेंगे, स्टॉक को निकालने का कोशिश करेंगे, स्टॉक को निकालने का कोशिश करेंगे। बात समझ में? स्टॉक को निकालने का कोशिश करेंगे, है कि नहीं? स्टॉक को निकालने का कोशिश करेंगे। अच्छा तुम बोलो,
जितना स्टॉक को निकाल लेंगे वो मेरा, जितना स्टॉक हम निकाल लिए वो लॉस हुआ, आग लगने पे जितना स्टॉक हम निकाल लिए वो लॉस हुआ, या जितना स्टॉक नहीं निकाल पाए वो लॉस हुआ? जो नहीं निकाल पाए वो लॉस हुआ ना। अरे आग लगा है, फट से जाएंगे, आग तुरंत एक बार पूरा बिल्डिंग में थोड़ी ना पकड़ेगा, धीरे 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 धीरे, तो जितना जल्दी होगा फटाक फटाक स्टॉक को निकालेंगे। तो उसको जितना स्टॉक आग लगने पर हम अपने लेबर के जरिए से एरिया मोहल्ला के आदमी के मदद से निकालेंगे, उसको बोला जाता है सैल्वेज वैल्यू। क्या बोला जाता है? सैल्वेज वैल्यू। व्हाट इज सैल्वेज वैल्यू? आग लगा, तो आग लगने पे पहले बुझाने का कोशिश करेंगे, देखेंगे आज बुझने वाला नहीं है, करोड़ों का माल रखा हुआ, बोले भैया धीरे धीरे निकाल लो, है कि नहीं? तो हम बोलेंगे व्हाट इज सैल्वेज वैल्यू? आग लगा, इन द प्रोसेस ऑफ आग जितना भी स्टॉक हम लोग निकाल लेंगे उसको बोला जाता है सैल्वेज वैल्यू। क्या बोला जाता है? सैल्वेज वैल्यू। सर क्या क्वेश्चन में हमेशा सैल्वेज वैल्यू रहेगा? डेटा रहेगा तो लिखिएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। बोलिए वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ, कितना भाई? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस करेंगे सैल्वेज वैल्यू। क्या करेंगे? सैल्वेज वैल्यू। अगर क्वेश्चन यहां तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, अगर क्वेश्चन में सैल्वेज वैल्यू देगा तो माइनस कर देंगे। एक खर्चा ऐड करते हैं, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। क्या? फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। मतलब फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, मेरा जो लेबर है, आग लगा, मतलब इतना मोहब्बत है मालिक से, आग लगा कूद गया, कहाँ पे बोलो तो? आग, आग में कूद के क्या कर रहा है? स्टॉक निकाला, बोला मालिक का नजर में आ जाएंगे कल तो प्रमोशन हो ही जाएगा, ठीक है ना? ये नहीं पता चला इसका पूरा चमड़ा साथ साथ छोड़ दिया। आग निकालते समय, मतलब गुड्स को निकालते समय पूरा चमड़ा उमड़ा इसका झुलस गया पूरा। तो हम क्या करेंगे? इस इंसान के ऊपर हमको दया आएगा, हम क्या करेंगे? इसको सरकारी चितरंजन में लेके जाएंगे, वहां पे मलहम वलहम लगाया जाएगा। तो इसको आग टच कर दिया, ये सामान को टच करता था, आग इसको टच किया। जब कोई भी इंसान को, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को आग टच कर देगा तो इंसान का चेहरा झुलस जाएगा ना भाई, चमड़ा उमड़ा तो सिकुड़ जाएगा एकदम। तो अब क्या करेगा इसको रिकवरी करने में? तो भाई तो मेरा लेबर है ना, इसको हमको पैसा देना होगा, इसको मलहम खरीद के देंगे, इसका बदन में ऑइंटमेंट लगाएंगे, ठीक है ना? तो उसको बोला जाता है फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। क्या बोला जाता है? फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। व्हाट इज फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस? आग लगा, लेबर को बोलेंगे कूद जाओ, कूद गया, अरे भाई कुछ ना तो तुमको होगा, तकलीफ तो होगा, चोट लगेगा, जलेगा, हाथ जलेगा, कुछ होगा। तो जब तुम निकल के आओगे वापस तो हम क्या करेंगे बोलो? मेडिसिन लेके देंगे, या आपका बहुत क्रिटिकल कंडीशन होगा तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, और भी क्रिटिकल कंडीशन होगा आपको प्राइवेट में लेके जाएंगे, नहीं तो सरकारी में एक ही दिन में आप चले जाइएगा। बहुत गौन वाला केस होगा तो आपको हम अपने तरफ से इलाज करवाएंगे, तो उसको क्या बोला था? फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। सवाल में रहेगा तो ऐड करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। सैल्वेज वैल्यू माइनस होगा, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस ऐड होगा, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस ऐड होगा, ठीक है? ये आ जाएगा आपका क्लेम। कितना आप क्लेम करिएगा? 9 ही लाख, कुछ है नहीं। बोलो, बात समझ में आया बाबू आपको? समझ में आया? बोलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? हम लोग क्या बनाते हैं? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, हम बोले क्या हर क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना जरूरी है? द आंसर इज नो। जब क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट हमको दे ही दिया तो पिछला साल का ट्रेडिंग अकाउंट बना के कोई फायदा नहीं है। अगर पिछला साल का डेटा दिया भी रहेगा तो हम नहीं बनाएंगे। समझ में आया? तो फॉर्मेट क्या है? इट्स वेरी सिंपल, वेरी स्कोरिंग। सर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, डेबिट में लिखेंगे कुछ लिमिटेड चीज, अगर ओपनिंग स्टॉक दिया है तो टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस। परचेजेस कब तक लेंगे? टिल द डेट ऑफ फायर, मतलब फायर का लगने से एक दिन पहले तक जितना भी परचेज हुआ है। जाहिर सा बात है, सुबह सुबह आग लगा तो उस दिन तो परचेज नहीं किए होंगे, हो सकता है ओनर या उसका रिप्रेजेंटेटिव मार्केट से माल खरीदने गया, उसी दरमियान आग लग गया। तो इसका मतलब जिस दिन आग लगा उससे एक दिन पहले तक
आपके अकाउंट गोडाउन में स्टॉक कितना है, और जितना स्टॉक होगा उसी के तो आपको क्लेम मिलेगा। आप कितना भर क्लेम मांगोगे बोलो इंश्योरेंस कंपनी से, डिपेंड करता है कि आपके कितना माल बर्बाद हुआ। ज्यादा बर्बाद हुआ तो ज्यादा होगा। अच्छा, फ्री में क्लेम मिल जाएगा, हमको क्या करवाना होगा? इंश्योरेंस पॉलिसी लेना होगा ना, तभी तो आपको पॉलिसी। देखो, पॉलिसी आप जब परचेज करिएगा, लीजिएगा ना, बात समझ पा रहे हो, तो उसको आपको प्रीमियम देना होगा। अगर प्रीमियम भी दे रहे हो, आप पॉलिसी भी लिए हो, तो आग लगेगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपको मुआवजा देगा। बोलो, इतना बात आपको समझ में आया? तो एक बात हमको बताइएगा, हम लोग सबसे पहले बताओ, हम लोग को ये ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं पिछला साल का? सब लोग बोलिए बोलिए। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए। अगर ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है तो क्या जीपी परसेंटेज मतलब जीपी परसेंटेज ऑलरेडी दिया है तो पिछला साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कब बनाते हैं? जिस साल आग लगा उस साल का बनाते हैं, या 2 साल पीछे का बनाते हैं? जिस साल आग लगा उसी साल बनाते हैं। बेसिकली मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में हमको क्या क्या चीज का जरूरत होगा? परचेज एंड सेल, परचेज एंड सेल, परचेज एंड सेल्स। अब कुछ एडजस्टमेंट हेडिंग डालेंगे हम लोग। क्या हेडिंग डालेंगे? एडजस्टमेंट का हेडिंग डालेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय हम लोग को क्या लेना होगा? जो भी डेटा लेना होगा ना, अगर ये सारा एडजस्टमेंट होगा तो उसको माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। सबसे पहले हम लोग परचेज के साथ पढ़ लें। परचेज के साथ क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकता है? चलो यहाँ पे एक एक करके लिखेंगे, सारा एडजस्टमेंट लिखेंगे फिर समझेंगे। ठीक है ना? पर्सनल परचेज इंक्लूडेड इन परचेज डे बुक लिखो। पर्सनल परचेज इंक्लूडेड इन परचेज डे बुक। पर्सनल परचेज इंक्लूडेड इन परचेज डे बुक, कोई भी अमाउंट है। ठीक है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। लिखा हुआ है पर्सनल परचेज इंक्लूडेड इन परचेज डे बुक, इसका मतलब क्या होता है? पर्सनल परचेज का मतलब क्या होता है? ओनर का खुद का खर्चा कहाँ पे इंक्लूड है? परचेज डे बुक में। तो जो भी परचेज है वो क्या सही परचेज है या गलत परचेज है? गलत परचेज है, हमको परचेज से माइनस करना होगा। सर, कौन से ईयर का परचेज से माइनस करेंगे? यहाँ तो आप दो दो परचेज है, क्योंकि एक आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हैं, तो ये तो क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा कौन से ईयर का परचेज है। बात समझ रहे? डेट आपको लिखा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका एंट्री क्या होता है? जनरल एंट्री क्या होता है? पर्सनल परचेज। पर्सनल परचेज का मतलब जानते हो, एक बिजनेस का परचेज होता है। बिजनेस में हम लोग क्या परचेज करते हैं? रॉ मटेरियल। बिजनेस का रॉ मटेरियल होता है ना, हम लोग परचेज करते हैं। आपका हाउस होल्ड का जो परचेज है ना, वो बिजनेस परचेज में इंक्लूड हो चुका है। बिजनेस एंड ओनर बोथ ऑफ देम हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों अलग अलग इंसान है। आप बिजनेस का खर्चा या ओनर का खर्चा बिजनेस में ऐड नहीं करेंगे बाबू। बात समझ में आया? जब भी पर्सनल परचेज होगा, पर्सनल किसको बोला जाता है? हम बिजनेस का मालिक है, मेरा खर्चा, मेरा राशन का खर्चा, मेरा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन बिजनेस परचेज। बिजनेस में जो हम लोग रॉ मटेरियल परचेज किए उसमें इंक्लूड कर दिया। तो जो बिजनेस का परचेज आप दिखा रहे हो वो गलत है, आपको ठीक करना होगा। क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो इसका जनरल एंट्री होता है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, हम लोग को परचेज से माइनस करना होगा। इसका एंट्री होता है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या लिखेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। समझ में है? तो क्या लिखेंगे? लेस विथ परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट, लेस विथ परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट, लेस विथ परचेज परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट, लेस विथ परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट। हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट बना के परचेज से माइनस करना होगा एक, और लेस विथ कैपिटल इन बैलेंस शीट, लेस विथ कैपिटल इन बैलेंस शीट। खुशी का बात यह है, हमको बैलेंस शीट बनाना नहीं होगा, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। तो आपको ऊपर वाला ही एडजस्टमेंट है तो हम समझा दिए, लेकिन आपको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा 10 नंबर में। नो नीड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। सर आप क्यों बताएं लेस विथ कैपिटल? अरे हम तो इसको एडजस्टमेंट समझाएं, लेकिन आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट।
चलो दूसरा आप बोलिए। ये आपको ऊपर छोड़ दे रहे हैं। परचेज ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड इन परचेज अकाउंट। हम लोग मशीन खरीदे, परचेज में इंक्लूड हो चुका है। क्या लिखा हुआ? परचेज ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड इन परचेज अकाउंट। लिखो परचेज ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड इन परचेज अकाउंट। परचेज ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड इन परचेज अकाउंट। हम लोग इसका मतलब क्या हुआ? आपने मशीन खरीदा और आपने कहा दिखा दिया उसको? बाबू, मशीन को खरीदना और परचेज दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। आपने कौन सा गलती किया? एरर ऑफ प्रिंसिपल किया। ये इसको बोले था एरर ऑफ प्रिंसिपल। सब कुछ माफ है लेकिन एरर ऑफ प्रिंसिपल माफ नहीं है। एकदम बेसिक फंडामेंटल गलती कर दी है। आप जब भी मशीन खरीदोगे तो मशीन आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसका बेनिफिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 1 साल से ज्यादा मिलेगा। तो आपने खरीदा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने रेवेन्यू में दिखा दिया। परचेज जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। आप कभी भी नॉमिनल अकाउंट के साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं जोड़ सकते। एग्जाम्पल के तौर से आप मैथ्स पढ़े हो ना, 2x में +3y ऐड नहीं हो सकता है। x x के साथ ऐड होगा, y y के साथ ऐड होगा। आप 2x + 3y कभी भी नहीं ऐड हो सकता है। सर अगर कोई बच्चा अभी भी बोल रहा है वो 5xy बोल रहा है तो आई एम सो सॉरी, आपने जब पढ़ने का टाइम था मजाक किए हो। ये कभी भी ऐड नहीं होगा बाबू, ठीक है? 2x + 3y, 3 ये ऐड हो जाएगा, 5x हो जाएगा। समझ में? x x के साथ ऐड होगा, y y के साथ ऐड होगा। वैसे नॉमिनल अकाउंट के लिस्ट में लिखेंगे, रियल अकाउंट के लिस्ट में लिखेंगे। जब आप एक मशीन खरीदते हो, मशीन का घर कहाँ पे है? मशीन का घर कहाँ है? एसेट्स में, बैलेंस शीट में। और परचेस का घर कहाँ है? सर वो तो नॉमिनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में रहने वाला। वो छोटा सा इंसान ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है और वो बड़े इंसान ऊपर रहते हैं। समझ में आया? तो जो मशीनरी होता है वो 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देता है। तो आपका जो परचेज है ना वही गलत है, क्योंकि अगर आप परचेज गलत लोगे तो इसका आपका क्लोजिंग स्टॉक भी गलत लोगे। बोलोगे ये कैसे? अरे मुन्ना, परचे आप क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे पहले ये बोलो। सर ट्रेडिंग अकाउंट बना के सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, फिर लिखेंगे परचेस, फिर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, तीनों को ऐड करेंगे, क्रेडिट साइड में सेल्स होगा, माइनस करेंगे। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय परचेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप परचेज का फिगर ही गलत ले रहे हो, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक का फिगर भी तो गलत आएगा। क्लोजिंग स्टॉक का फिगर गलत आएगा, आपका जो क्लेम है ना वो कैंसिल हो जाएगा। फिर आप दौड़ोगे, फिर झमेला होगा। एक तो बिजनेस में आग लगा, बिजनेस नहीं कर पा रहे हो, कस्टमर खराब हो रहा है, आए दिन इंश्योरेंस कंपनी से आपका खाली अप डाउन हो रहा है। तो इससे अच्छा आप सही डेटा इंसर्ट करके दोगे, बंदा को प्रोसेस करने में दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो जो वहां इंश्योरेंस कंपनी बैठा हुआ है ना, वो भी ना क्रॉस चेक करेगा, बोलेगा अरे ये तो फॉल्स बाजी हो रहा है इधर। बोल रहा है इधर मशीन खरीदा, ये परचेज में जबरदस्ती डाल दिया। बोला कैसा परचेज है भाई जो आप मशीन खरीदते हो? डेली बेसिस में हम लोग मशीन खरीदेंगे या रॉ मटेरियल खरीदेंगे? अरे भाई मशीन तो एक बार खरीदेंगे, उसका प्रोसेस करते रहते हैं ना। बोलो यहां तक समझ? इसका जर्नल एंट्री क्या होगा भाई? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेस, मशीन में ऐड करेंगे। अब बोलना सर आप बैलेंस शीट, बाबू हम आपको इसका ट्रीटमेंट बता रहे। ये यूजुअली बैलेंस शीट में जाता है लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपली याद कर सकते हो परचेस से माइनस होगा। ठीक है, एंट्री है तो हम पूरा लिख दे रहे हैं, तो ये मत सोचना कि इसमें हमको बैलेंस शीट का कोई ट्रीटमेंट करना होगा। बैलेंस शीट बनाना नहीं है। अगर बनाते हैं इस चैप्टर में तो बनाना नहीं है, तो बात ही खत्म। क्या होगा एंट्री? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो हम लोग क्या लिख लेंगे? लेस विथ परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट, बस लेस विथ परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट। तो आज हम आपको एक अकाउंटेंसी का सिलेबस आपको बताएं और कुछ इंट्रोडक्शन हम एक चैप्टर का बताएं, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, देख लो नीचे नंबर आ रहा है, आप नंबर पे कॉल करिए, पूरा इन्फॉर्मेशन हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। एक दो क्लास यूट्यूब पे क्या रहेगा, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में अपलोड करेंगे। उसके बाद आने वाला वक्त में जो भी क्लास होगा वो मेरे ऐप्स में आएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।